गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इकोसिस्टम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी शब्द आप लोग के लिए कोई नया नहीं है, कई बार ये शब्द का इस्तेमाल हुआ है पिछले 2 चैप्टर्स में। पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जो वातावरण के जीवीय तथा अजीवीय सभी कारकों के परस्पर संबंधों तथा प्रक्रियाओं द्वारा प्रकट होता है। अब इकोसिस्टम को हम और डिटेल में समझें तो देखिए यहाँ पर इकोसिस्टम के दो शब्दों में ये विच्छेद हुआ है, इको और सिस्टम। इको मतलब होता है इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण, सिस्टम मतलब होता है इंटरेक्टिंग या इंटरडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स से मिलकर के ये इकोसिस्टम का निर्माण हुआ है। इकोसिस्टम सबसे पहले एजी टेंसले नामक साइंटिस्ट ने इसको दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड इकोसिस्टम इज गिवन बाय एजी टेंसले। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन से आता है, अक्सर पूछा जा सकता है। दूसरा है यहाँ पर देखिए कि इकोसिस्टम को और अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखो, बायो सिनोसिस कार्ल मोबिस ने दिया था इसका नाम। माइक्रोकॉस्म ऐसे फोर्ब्स ने इसका नाम दिया था। बायोसिस्टम थिनीमैन ने इसका नाम दिया था। इसके अलावा इकोसॉम, होलोकॉन, बायो इनर्ट बॉडी, ये सब भी नाम इकोसिस्टम को दिया गया है। तो हम एक तरीके से देखें तो द होल अर्थ कैन बी कॉल्ड बायोस्फीयर और इकोस्फीयर। पूरे हम पृथ्वी को हम इकोस्फीयर या इकोसिस्टम कह सकते हैं। हमारा इकोसिस्टम एक छोटा सा बगीचा भी हो सकता है, एक खेत का मैदान भी हो सकता है, एक समुद्र भी हो सकता है, एक ओशन या एक ड्रॉप वाटर भी हो सकता है। हमारा इकोसिस्टम यहाँ दिखा जाए, या हमारा जो एक्वेरियम है दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम, वो भी हमारे इकोसिस्टम का एक अच्छा सा उदाहरण है। दूसरी बात, हम अब कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो घटक है, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक हैं, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ आप लोग को, पिछले चैप्टर्स में इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। इसका नोट्स तक आप लोग को दिया गया है, आप लोग सभी जानते हैं। फिर भी मैं एक मोटे तौर पर इसको एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स, यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या है, जितने भी जैविक घटक हैं वो सब बायोटिक कंपोनेंट्स या जैविक घटक में आएंगे। जैव जीवित। तो पहला प्रोड्यूसर यानी दूसरा कंज्यूमर्स यानी उत्पादक और उपभोक्ता। जैसे हरे पौधे खुद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वो क्या हो गए, उत्पादक हो गए। कंज्यूमर क्या है, जो उन पौधों पर अपना भोजन पाने के लिए निर्भर है, वो क्या हो गए, उपभोक्ता हो गए या कंज्यूमर हो गए। तो कंज्यूमर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता क्या है, कंज्यूमर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। जो ऐसा जंतु जो केवल क्या खाता हो, केवल पौधों को ही खाता हो, नहीं शाकाहारी हो, हर्बीवोरस जिसे बोलते हैं, तो उसको बोलेंगे प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, कंज्यूमर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। या और जो इन शाकाहारी जंतुओं को खाता हो उसे क्या बोलेंगे, द कंज्यूमर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, कंज्यूमर ऑफ द सेकेंड ऑर्डर, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। और जो मांसाहारी जंतु है वो उस मांसाहारी जंतु को एक दूसरा जंतु खाता हो तो उसको बोलेंगे कंज्यूमर ऑफ द थर्ड ऑर्डर्स यानी तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। फिर टॉप कार्निवोरस, उच्च मांसाहारी के जंतु आते हैं। हम एक और दूसरे तरीके से देखें तो जो प्रोड्यूसर था उसको हम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, प्रथम पोषी स्तर हिंदी में बोलेंगे,
वो कह सकते हैं। और फर्स्ट कंज्यूमर को, कंज्यूमर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को हम सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, फिर थर्ड टॉपिक लेवल एंड फोर्थ टॉपिक लेवल एक्सेट्रा। तो इस तरह से हम इसका बायोटिक कंपोनेंट को देख सकते हैं। अब आता है हमारा ए बायोटिक कंपोनेंट, सॉरी इसके एक और बचा है अभी, डिकम्पोजर्स। हाँ, अपघटक बचा है, डिकम्पोजर्स। ठीक, अब डिकम्पोजर्स है तो डिकम्पोजर्स को अपघटनकर्ता के नाम से हम जानते हैं। इसको डिट्रियोरस या माइक्रो कंज्यूमर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये अपना भोज्य पदार्थ किसी जंतु या किसी पौधे से नहीं लेते हैं, ये अपना भोज्य पदार्थ सड़े गले पदार्थों से लेते हैं। सड़े गले पदार्थ से मतलब मृत पौधों से या मृत जंतुओं से भली भांति अपना भोज्य पदार्थ को लेते हैं। ठीक, तो ये था डिकम्पोजर्स। अब डिकम्पोजर्स के बारे में बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, टर्मिनोलॉजी है, वो टर्मिनोलॉजी अभी आप लोगों को नहीं मालूम होगा, इसको आप देखिएगा। आगे एबायोटिक कंपोनेंट देख लेते हैं, इसके बाद मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को। एबायोटिक कंपोनेंट अजीवीय घटक, इसमें क्या है, फिजिकल या क्लाइमेटिक कंपोनेंट, भौतिक अथवा जलवायुवीय घटक। इसमें क्या आते हैं, लाइट आएगा, प्रकाश, टेम्परेचर, ताप, विंड, वायु, रेनफॉल, वर्षा, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता या नमी। ये आपके फिजिकल या क्लाइमेट कंपोनेंट्स है, इसके बारे में आप लोग को डिटेल में पढ़ाया गया है। दूसरा, इनऑर्गेनिक मटेरियल, अकार्बनिक पदार्थ, पानी, वाटर, इसे H2O कहेंगे। एलिमेंट्स, इसमें पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है एंड सल्फर, ये एलिमेंट्स है। कौन कौन से गैसेस होंगे, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड अमोनिया। ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स, कार्बनिक पदार्थ में क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, फैट्स होंगे, ह्यूमस एंड यूरिया होंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे कुछ मोटी मोटी बातें, इम्पॉर्टेंट बातें हैं। देखिए, जो प्रोड्यूसर होगा और कंज्यूमर और डिकम्पोजर लिंक टू ईच अदर, एक दूसरे से फूड चेन के द्वारा जुड़े होते हैं। फूड चेन या खाद्य श्रृंखला के द्वारा ये तीनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ये तीनों एक दूसरे से जुड़े नहीं तो वायुमंडल से या धरती से या जल समुद्र से या जल से, हम भी मोटा ये कह लें कि वायुमंडल से या धरती से जो भी कुछ लिया गया है उसको वापस करना बहुत ज़रूरी है, तभी बायोकेमिकल साइकिल्स चलती रहती हैं। अगर ये एक दूसरे से लिंक नहीं होंगे तो फिर बायोकेमिकल साइकिल चलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट्स के प्रत्येक स्तर को हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। हमने बताया है इससे पहले आप लोग। प्रोड्यूसर या उत्पादक यानी हरे पौधे न केवल विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं बल्कि संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों के सांद्रता का आधार भी बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ठीक है। एक दो अब आप आ जाइए, अपघटक के बारे में भी हम लोग कुछ देर पहले बात कर रहे थे। तो उसको क्या बोलते हैं, अपघटक को डिट्रियोरस ठीक है, डिट्रियोरस। तो डिट्रियोरस में देखिए आप, डिट्रिटस या अपरद, या ये क्या होता है डिट्रिटस। देखो, पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों और जंतुओं के मृत अवशेष जो होंगे उसे बोलेंगे डिट्रिटस या अपरद। ठीक है, जैसे
क्या हो सकता है, पत्ती हो सकता है पौधे का, उसका तना हो सकता है, उसका फूल फल, या मरे हुए जानवर, या किसी जानवर का विष्ठा हुआ, ये सब क्या है हो सकता है, ये सब अपरद हो सकता है, डिट्रेटस हो सकता है। और डिट्रियोरस यानी अपघटक या अपरदहारी, इसको हम डिकम्पोजर्स के नाम से भी जानते हैं। उपभोक्ताओं का वह वर्ग जो अपनी ऊर्जा सड़े गले मृत पदार्थों, क्या है सड़ा गला मृत पदार्थ, क्या है वो अपरद ही तो है, उससे प्राप्त करता हो तो उसे डिट्रियोरस भी कहते हैं। ठीक, अब आता है लीटर। लीटर क्या होता है? लीटर पेड़ से जो पत्तियां गिर जाएं, उसकी शाखाएं गिर जाएं, उसके फल गिर जाएं, उसके फूल गिर जाएं, उसके जंतु गिर जाएं, या कोई मृत जंतु हो है? और दूसरा कचरा वो जमीन पर पड़ा हो, लेकिन उसमें कोई अपघटन की क्रिया न शुरू हुई हो, तो जब तक अपघटन की क्रिया उसमें इन सभी चीज़ों में शुरू नहीं हुई है, तब तक तो उसको हम लीटर ही कहेंगे। ठीक है, तो क्या कहेंगे? लीटर ही कहेंगे यहाँ पर। अब दूसरा है डफ या आलेपन। अच्छा, लीटर है, और लीटर जहाँ जमीन पर पड़ा रहेगा तो उसकी निचली सतह पर, लीटर के निचली परतें पर कार्बनिक पदार्थों का जब अपघटन आरंभ हो जाता है या अपघटन शुरू हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में उसको अब लीटर नहीं कहेंगे, तब क्या कहेंगे? डफ बोलेंगे या आलेपन हिंदी में। दूसरा है लीचिंग, निच्छालन। लीटर में उपस्थित अनेक अकार्बनिक पदार्थ वर्षा अथवा सींचे गए जल में घुसकर मिट्टी की गहरी परतों में पहुंच जाते हैं। अच्छा, लीटर में बहुत से अकार्बनिक पदार्थ भी होंगे, तो जब लीटर में जो अकार्बनिक पदार्थ हैं वो पानी वर्षा, तो वर्षा के जरिए या जो जल से सींचे जा रहे हैं पौधे, उनमें वो घुस करके क्या होता है, मिट्टी के गहरी परतों में पहुंच जाते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हम लीचिंग बोलते हैं। इस प्रक्रिया को लीचिंग यानी अकार्बनिक पदार्थ का जल के साथ गहरी परतों में पहुंच जाना मिट्टी के, वो क्या है? लीचिंग है। अब आता है ह्यूमस। ह्यूमस तो आप लोग छोटे कक्षाओं से सुनते आ रहे हैं ह्यूमस, लेकिन यहाँ पर ह्यूमस क्या है इसके बारे में देखिए कि जैव अपघटन की सामान्य प्रक्रिया में बैक्टीरिया, फंजाई व अन्य सूक्ष्मजीव डफ को गहरे रंग के महीन रवाहीन पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। देखो, जब जैव अपघटन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, ये डफ था, डफ बारे में पढ़ा है आपने, उसमें डिकम्पोजिशन शुरू हो गया था, तो उसमें बैक्टीरिया फंजाई भी लपटी आएंगे भाई, बिना इन लोग के सूक्ष्मजीव के तो क्या नाम से अपघटन तो संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, डिकम्पोजिशन इम्पॉसिबल है। तो डफ को गहरे रंग का कर देते हैं, महीन कर देते हैं, रवाहीन यानी चिकना, एमार्फस चिकना, जैसे पाउडर होता है, मतलब पाउडर में कोई देखो कंक्रीट नहीं होता है, चिकना उसी तरह से, तो ऐसे पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस निर्माण की प्रक्रिया को ह्यूमिफिकेशन कहेंगे। अच्छा, ह्यूमस का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ह्यूमस का काम क्या है? ये मिट्टी को फर्टाइल करता है, नहीं उपजाऊ बनाता है। इसका नेचर, इसकी प्रकृति कैसी है ह्यूमस की? ये कोलाइडल है। कोलाइडल के बारे में भी आप लोग जानते हैं, 11th में पढ़ चुके हैं। इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, और मिट्टी का जल धारण क्षमता, हिंदी में कहें तो मिट्टी का जल धारण क्षमता को वो बढ़ाता है। ये इसका मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत ही इसका कॉम्पिटिटिव में 1-2 पॉइंट जैसे कोलाइडल नेचर का होता है ह्यूमस, पूछता है 1 नंबर का, 2 नंबर का पूछ सकता है, जो भी हो, जितने नंबर का हो। अब आता है मिनरलाइजेशन, खनिजीकरण। तो सूक्ष्म जीवों की निरंतर क्रिया के कारण, अब सूक्ष्म जीवों का अपघटन हो रहा है, निरंतर उन पर क्रियाएँ हो रही हैं,
तो ह्यूमस में उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो अकार्बनिक तत्वों में कन्वर्ट हो जाता है, या वह ह्यूमस में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक तत्वों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को मिनरलाइजेशन या खनिजीकरण कहते हैं। जो नेचर में प्राकृतिक दशाओं में लीटर से ह्यूमस में जो परिवर्तन का जो प्रोसेस है, उसकी जो प्रक्रिया है बहुत ही स्लो है, बहुत धीमी है। और ह्यूमस निर्माण के बाद उसका मिनरलाइजेशन, ह्यूमस जब बन गया तो उसका मिनरलाइजेशन या खनिजीकरण बहुत तेज़ी से होता है। तो मॉडरेट टेम्परेचर और नमी यानी ह्यूमिडिटी सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ाती है, अवघटन की गति को तेज करती है। बहुत तेज ना हो, एकदम मध्यम ताप हो, नमी हो, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है और अवघटन की गति तेज हो जाती है। अब शुरू हो रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम कितने प्रकार का होता है? 2 तरह का होता है। पहला नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा मैन मेड इकोसिस्टम। तो पहले नेचुरल इकोसिस्टम यानी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, ये 2 तरह का होता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल यानी जलीय इकोसिस्टम और स्थलीय इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र। तो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो 3 तरह का है। इसमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम, वन पारिस्थितिकी तंत्र, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है यानी घास का मैदान का इकोसिस्टम, और डिजर्ट इकोसिस्टम यानी रेगिस्तान का इकोसिस्टम है। तो दूसरा एक्वेटिक इकोसिस्टम 2 प्रकार का है। एक्वेटिक इकोसिस्टम 2 प्रकार का होता है। पहला फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में 2 बातें होती हैं। देखो, एक लेंटिक एंड लोटिक। लेंटिक क्या होता है समझने का बात है। लेंटिक क्या होता है? स्टेशनरी वाटर यानी ऐसा जल जो रुका हुआ है, बहता पानी नहीं, रुका हुआ पानी, तो उसे बोलते हैं लेंटिक। इसका उदाहरण है पॉन्ड इकोसिस्टम, तालाब का इकोसिस्टम, पूल इकोसिस्टम, डिच इकोसिस्टम। ये लोटिक इकोसिस्टम। लोटिक में क्या? रनिंग वाटर, जो बहता पानी हो, रनिंग वाटर में उसको लोटिक बोलते हैं। रिवर इकोसिस्टम, नदी का पानी बहता होता है। स्ट्रीम इकोसिस्टम, स्प्रिंग यानी झरने का पानी। ये सब क्या होता है? लोटिक या रनिंग वाटर के अंतर्गत आएगा। इसके दूसरा है आपका फ्रेश वाटर का सिस्टम था। अब आता है मैरीन इकोसिस्टम यानी समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें 2 बातें हैं, एक ओशन और सी। अब तुम कहोगे ओशन और सी अलग अलग। तो ओशन में जो इकोसिस्टम होगा वो जो डीप वाटर है उसे ओशन बोलेंगे। जो सी है वो डीप वाटर से थोड़ा सा शैलो रहेगा, तो ये शैलो वाटर में आएगा इकोसिस्टम में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओशन सी। ठीक। तो अब तीसरा आता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम और मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र या मनुष्य द्वारा बनाया गया इकोसिस्टम। ये गवर्न किससे होता है? एक आदमी बनाए हैं इसे। जैसे खेत का मैदान क्या है? ये आदमी ने खेत बनाए हैं और इकोसिस्टम एक्वेरियम जो घरों में लगाते हैं, एक्वेरियम वो भी देख लो, चाहे कोई बड़ा बनाया मछली का एक्वेरियम, तो वो क्या है? वो भी एक तरह का इकोसिस्टम ही तो है, लेकिन आदमियों के द्वारा बनाया है। ठीक। तो ये हम लोग आज शुरू किए हैं। कल इसके आगे तालाब का इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम या पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।